और हम जो आपको बता कर गए कि हम जिस मेहमान को बुला रहे हैं उनकी शख्सियत में बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे हुकूमत सिंध में बहुत सारे ओहदों पे काम किया, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ में रहे, एडवाइज़र रहे, स्टिल ही इज़ एडवाइज़र। और ये इस वक्त जो है पॉलिटिकल इवेंट्स को देख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा इनकी ऑब्जर्वेशन है सियासत में और बहुत सी वाबस्तगियाँ रही हैं और बहुत सारे मामलात में ये एक तरीके से बड़े बुलंद आवाज़ में ऐवानों में बोलते रहे हैं और सिस्टम के ख़िलाफ़ भी बोलते रहे कि जो चीज़ गलत है ये हमेशा बोलते हैं। ख़ातिन हज़रात, ऐसे लोग जो बोलते हैं असम्बलीज़ में जाकर के अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, वही असल में अवाम के नुमाइंदे होते हैं। अपनी बहुत सारी मोहब्बत भरी तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। तशरीफ़ लाएंगे जनाब इम्तियाज़ शेख साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या है सर, खुशामदीद शरीफ शो में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें दावत दी आज। नहीं सर, शुरफाओं को हम इस शो में ज़रूर बुलाते हैं। बस फिर ये आपकी भी मेहरबानी, आप हमें शरीफ समझते हैं। अच्छा, समझते हैं, गलत तो नहीं समझते? नहीं, बिल्कुल सही समझते हैं। सही समझते हैं सर। हम तो आपको अपना भाई समझते हैं, अपना दोस्त समझते हैं, अपने मुल्क का एक ऐसा अहम इंसान समझते हैं जो कौम और मुल्क के लिए कुछ काम कर रहे हैं लोग। आजकल आप गवर्नमेंट सिंध में एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर साहब के जी। और क्या देख रहे हैं, कौन से पॉलिटिकल साइड पे हूँ जी। और हम और आप पुराने साथी भी हैं। आप भी काबीना का हिस्सा थे जब पिछली गवर्नमेंट में मैं भी मिनिस्टर था। जी जी, तो हमारी आपकी पुरानी रफ़ाक़त मुलाकात रही। जी हाँ सर, बहुत अच्छा वक्त रहा। मकसद कहने का यह है कि इस वक्त आप पॉलिटिक्स को कहाँ देख रहे हैं, सिंध की पॉलिटिक्स को? क्या इसमें कोई मेजर तब्दीली आने वाली है? हम जो लोग इतनी बातें करते हैं, हमारे सारे सियासतदान सब लोग बातें करते हैं, कौम को नसीहतें करते हैं, जिस बड़े लीडर से सुनो वो कहता है एक हो जाओ, जब तक कौम में इत्तेहाद नहीं होगा, जब तक कौम एक नहीं होगी। मगर पार्टियों में आपस में इख्तिलाफ है, तो पब्लिक को क्यों कहा जा रहा है कि आप एक हो जाएं? देखें जी, ये तो एक अच्छी बात है, अगर कहते हैं तो अमल भी होना चाहिए इस पर। और ये पहली मरतबा है कि इस दफ़ा जो सिंध की सियासत है उसमें तमाम वो पॉलिटिकल फोर्सेस जो सिंध की अंदरून सिंध, कराची और मुख्तलिफ जो नुक्ता नज़र रखने वाली सियासी क़ुव्वतें हैं, सब एक साथ मिल के और ये रिकन्सिलेशन की जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसके तहत सब हुकूमत में शामिल हैं। और मकसद यही था कि सब पार्टीज़ मिल के लोगों के मसाइल हल कर सकें, लोगों की चीज़ें देख सकें और आपस में इत्तेहाद भी हो और सूबे में अमन अमान हो ताकि सूबे में चीज़ें बेहतर तरीके से चल सकें। उसी नज़रिए के तहत सब पार्टीज़ मिली, गो कि हर किसी का मैनिफेस्टो अलग था और हर किसी का नुक्ता नज़र अलग था, लेकिन रिकन्सिलेशन और जो मुसाहलत की पॉलिसी थी वो फिर जो बात पॉलिटिशियन करते हैं तो इस दफ़ा उन्होंने साबित करके दिखाई है कि हम सब साथ हैं। और पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत आप देखा कि 2 साल हो गए इस हुकूमत को और अल्लाह की मेहरबानी से कराची में ख़ास तौर पर अंदरून सिंध भी सियासी तौर पे पुरअमन सूबा है और यहाँ मसाइल तो अपनी जगह मौजूद हैं, महंगाई और बेरोज़गारी और इस तरह की चीज़ें ज़रूर अपनी जगह पे हैं, लोड शेडिंग, लेकिन सियासी तौर पे मुस्तहकम है। और जो भी प्रॉब्लम होता है तो साथ मिल के इसको हल करने की कोशिश की जाती है। इसमें चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, पूरी काबीना और सियासी क़ुव्वतें। नो डाउट कि आप सब लोग बहुत कोशिशें कर रहे हैं और यही नहीं कि पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट भी इसमें बड़ी पार्टिसिपेट कर रही है। नो प्रॉब्लम। लेकिन सर मसला जो है ना वो अपनी जगह के ऊपर मसाइल खड़े हुए हैं, मुंह खोले हुए, और वो मसाइल आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम उससे आप भी गुजर रहे हैं, मैं भी गुजर रहा हूँ। वो मसाइल हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों के खाने पीने की अशिया, बिजली है, पेट्रोल है, गैस है। अब गैस की भी जो है ना लोड शेडिंग शुरू हो गई है। उसमें मैं अर्ज़ करूं कि तमाम जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो सियासी लीडर हैं, उनकी तो ये अपनी बेहतरीन कोशिश होती है और ख्वाहिश होती है कि कीमतों पे कंट्रोल रखा जाए, चीज़ें मतलब लोगों को, क्योंकि हमने फिर लोगों के पास जाना होता है, हर 4-5 साल के बाद लोगों के पास जाते हैं, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो या नेशनल इलेक्शंस हो, और लोगों से वोट मांगते हैं और लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों से मतलब इंटरेक्शन होता है, तो बड़ा मुश्किल होता है। और सबसे मुश्किल काम वोट मांगना होता है, लोगों को कन्विंस करके, ह्यूमंस को अपनी तरफ करके वोट लेना। तो अब हम समझते हैं कि ये सब चीज़ें मसले हैं, लेकिन कुछ ऐसी इंटरनेशनल सूरत हाल, कुछ लोकल सूरत हाल
ये टेररिज्म के हवाले से आपने देखा पाकिस्तान क्या आप में। ऐसा समझते हैं, सॉरी आप आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, क्या आप ऐसा समझते हैं कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं, सब लोग पूरी गवर्नमेंट ऐसा कर रही है कि आप लोग फिर 5 साल बाद वोट मांग लेंगे लोगों से? देखिए जी, कोशिश यही होती है इंसान बेहतर करे। अब 2 साल हुए हैं गवर्नमेंट को, 3 साल अभी और पड़े हैं काफ़ी, और शुरुआत में तकलीफ़ ज़रूर होती है। नई पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, नई चीज़ें होती हैं, उनको सेटल डाउन करना, क्योंकि इसमें मेन जो पार्टी है हमारी कोalition की, जो मेन हेड कर रही है वो पीपल्स पार्टी है, तो मोस्टली उन्हीं के प्रोग्राम ज़्यादातर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। हम तो सिर्फ उनको एक मसालत वाली पॉलिसी के तहत उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि मुल्क में सियासी माहौल इस तरह का रहे कि इन्वेस्टमेंट भी आती रहे, लोग हालात बेहतर और रहें। इतने झगड़े हो रहे हैं, इतने फिसादात हो रहे हैं, उसमें पॉलिटिकल झगड़ा ना आ जाए, आपको उसको रोक के रखा उसको रोका रखा हुआ है। उस वजह से फिर और बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। इम्तियाज़ भाई, ये ज़िंदगी इतनी उलझनों में घिरी हुई है, कैसे रिलैक्स करते हैं अपने आप को? आप क्या है वो चीज़ जिससे आप इतने पुरसुकून नज़र आ रहे हैं और मैं इतना बेचैन हूँ? बेचैन लगते तो नहीं, लेकिन मेरे मेरा अंदर बड़ी बेचैनी है। लेकिन देखें जी, बेचैनी तो हर इंसान के साथ होती है, मसलों के साथ, चीज़ों के साथ, इश्यूज़ के साथ। लेकिन फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आदमी जब बैठता है तो रिलैक्स करता है। और कुछ सुनते हैं रिलैक्स होने के लिए? किसी खास को पसंद करते हैं? किसी नुसरत खास फ़तेह अली के सॉन्ग्स होते हैं वो, उनको सुन लेते हैं? हाँ, वो जो चल रहे होते हैं कैसेट्स में, और भी मुख्तलिफ किस्म के। तो आप उसको सुनते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ जा रहे होते हैं कभी-कभार। उस किस्म का गाना सुनते हैं, या नहीं, जो चल जाए, जहाँ से आ रहे होते हैं उस किस्म का सुनते हैं? जो चल जाए उसमें, जो कैसेट अच्छा, तो उसमें आपकी चॉइस नहीं है? नहीं, जी हाँ, बस वो क्या सीडियाँ तो कैसेट्स तो खुद लगाते हैं ना, फिर वो चलाते ड्राइवर ही हैं या हम खुद चलाते हैं। ये जो हमारे भाभी बच्चे हैं, इनकी क्या शिकायतें हैं आपसे? कोशिश तो मेरी होती है कि शिकायत ना हो, लेकिन टाइम का मसला होता है और टाइम उनको कम दे पाते हैं। अच्छा, बेसिकली मैं जी सिविल सर्विस में था, शुरुआत मेरी ज़िंदगी की। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर, फिर सिविल सर्विस, फिर पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स। जी हाँ, तो सिविल सर्विस के ज़माने से ही मतलब ये पब्लिक डीलिंग वाला काम, मैं डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ, मैं सेक्रेटरी रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, हेल्थ का, पॉपुलेशन का, एग्रीकल्चर का। भाभी तो आदी हो गई है कि ये तो हो जी हाँ, गई, ये तो इस सर्विस में ये तो हो गई। खुद हिस्सा लेती हैं भाभी आपकी एक्टिविटीज में, पॉलिटिकल जी एक्टिविटीज? देखें, औरतों के वोट के बगैर तो हम जीत नहीं सकते, सही, इलेक्शन लड़ नहीं सकते। औरतें ज्यादा है, 51% है, और ये 51% भी डिक्लेयर है, वैसे ऑफिशियल तो बहुत होंगी है। मर्दों से ज़्यादा है। मर्दों से ज्यादा है, जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, और हर जगह ज्यादा है। किसी मुल्क में नहीं है जहां ये औरतें कम हो। मैं समझता हूँ औरतें बड़ी मेहनत कश होती हैं, और पाकिस्तान की औरतें तो बड़ी मेहनत कश हैं, कसम से। बड़ी थोड़ी थोड़ी कलील तनख्वाहों में गुजारा करती हैं। देहातों में जी आप जाके देखें ना, आप मतलब आदमी की आंखें खुल जाती हैं, सुबह से वो उठती हैं और खाना बनाती हैं, बच्चों का ख्याल करके खेतों में जाती हैं, दूर से पानी भर के आती हैं, और खेतों में एक्टिव जो होते हैं ना, जो खेती बाड़ी करना को खेती आसान काम बाड़ी नहीं करना, है। और गर्मी में, इस गर्मी में, जून जुलाई इस की गर्मी में जिसमें से कब्र में से मुर्दे निकल के पानी मांगने लगते हैं, वो गर्मी। बिल्कुल सही, 50 के करीब टेम्परेचर होता है, और ओपन फील्ड और इंटीरियर सिंध के अंदर तो 52 तक चला जाता है, जैकबाबाद और शिकारपुर और मच्छ और सिब्बी में। तो उस गर्मी में भी काम करती हैं। बहुत मेहनत कश औरतें हैं पाकिस्तान की, बड़ी मेहनत। औरतें इतनी मेहनत कश हैं, इतनी मेहनत कश हैं कि खुदा का एहसान है कि हमें अल्लाह ने ऐसी औरतें अता फरमाई हैं कि जो हमारे घरों में आती हैं और फिर जाती नहीं हैं, इवन देन मैके भी जाना छोड़ देती हैं। अच्छा, तो आपकी शादी कितने साल पहले हो गई थी? शादी मेरी 83 में। 83 में? बच्चे कितने माशाल्लाह आपके? 4 बच्चे हैं जी, एक बेटा है, 3 बेटियां हैं। कौम के बच्चे भी पॉलिटिशियन के अपने बच्चे होते हैं। जी बिल्कुल। इनके बारे में क्या लाएअमल हमें तैयार कैसा करना चाहिए कि ये लोग ज़िंदगी की वो आसाइशें जो हम अपने बच्चों को दे देते हैं, इस कौम के बच्चों को भी हम दे सकें? हम क्या ऐसा करना, हम सबको क्या करना चाहिए ऐसा? देखें जी, सबसे पहले तो तरबियत बच्चों को जो घर से मिलती है, उसमें जितनी बेहतरी आ सकती है, जितनी उसमें चीज़ें आ सकती हैं, और आजकल के हवाले से जो आसाइश दे सकते हैं औलाद को, तो वालिदैन तो देने की कोशिश सर करते हैं। तालीम नहीं है ना आपके मुल्क में, बेसिक चीज़ है तालीम। तो तालीम फ्री नहीं है, फ्री है तो इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश की तालीम जो है वो इतनी महंगी है, इतनी महंगी है, इतनी महंगी है। अच्छा भला आदमी अपने बच्चों को वो तालीम नहीं दिला सकता। मैट्रिक तक तो अभी फ्री है, बुक्स भी फ्री हैं, बहुत इसमें रिफॉर्म्स अभी आए हैं एजुकेशन में, और जो क्वालिटी है तालीम की, जो मतलब उसकी, वो इसकी मैं बात जी हाँ, वो हमें मतलब गवर्नमेंट स्कूलों में जहाँ हमारी मेजॉरिटी बच्चे पढ़ते हैं,
जहाँ पाकिस्तान की जो अक्सरियत के ये बच्चे जो हैं, पीले स्कूल हैं, जी हाँ, कच्चे पीले स्कूल, उसकी तालीम का माहौल और उनको वो सहूलियत जो कि किसी भी बड़े शहर के अच्छे स्कूल को हासिल है, अंग्रेजी स्कूल, अगर वही बच्चों को उनको भी मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है? उसमें मैं एक जिक्र करूंगा इस आपके प्रोग्राम में। एक सिटीजन फाउंडेशन TCF के स्कूल हैं, वो हैं ही पूरे उन इलाकों में जहाँ बहुत ही गरीब आबादी रहती है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती, और वो स्कूल आप ज़रूर देखें। और बहुत ही अच्छी तालीम का सिलसिला है, उनके यूनिफॉर्म, किताबें, आपको लगेगा नहीं कि ये किसी ऐसी बस्ती में आ गए हैं जहाँ के इस तरह के स्कूल होते हैं। वेरी नाइस। वक्त कह रहा है हमसे कि अगर हमने आज अपनी नौजवान नस्ल को, आने वाली नस्ल को, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, अगर उसे हमने बेहतरीन चीज़ कोई देनी है, वालिदैन ने, ख़ानदान ने, इस कौम ने, इस मुल्क ने, इस मुल्क के आला हक्काम ने, इस मुल्क के मालिकान ने, जो इस मुल्क के सरबराहान हैं, उन्होंने अगर कोई चीज़ अगर इस आने वाली जनरेशन को देनी है तो वो है एजुकेशन, जो उन्हें पूरी दुनिया में लेकर के जाएगी और उन्हें सिविलाइज्ड भी कर देगी और उन्हें गुफ्तगू का सलीका भी देगी, तरक्की के रास्ते भी खोलेगी। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ऐसे नौजवानों को जिनमें ये जज्बात हैं आगे लेकर कर आएँ। ब्रेक भी हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम तालीम याफ्ता हैं और वहाँ से मुझे ब्रेक लिखा हुआ इंग्लिश में दिखाया गया और काश में पढ़ा लिखा ना होता और ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहता, मुझे ब्रेक ना लेना पड़ता। लेकिन क्योंकि मैंने पढ़ लिया है, ये मुझ पर वाजिब हो गया है, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं और गुफ्तगू शुरू करते हैं इम्तियाज शेख साहब से और इनसे पूछते हैं कि और मजीद हुकूमत सिंध क्या कर रही है ऐसा कि जिससे गरीब खुश हो जाए, खुशहाल हो जाए, उन्हें भी जीने की एक आस पैदा हो जाए। वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हमारे साथ मौजूद है जनाब इम्तियाज शेख साहब। आप कई मरतबा मिनिस्टर रहे हैं और एक दौर में गुलाम अरबाब रहीम साहब के दौर में रेवेन्यू मिनिस्टर थे। क्या सर आपकी उनकी क्या इख्तिलाफ क्या हो गया था जो पूरा मीडिया जो था उस वक्त खलबली मच गई थी, वो क्या वजह क्या थी उसकी सर? देखिए ये सियासी थी, वो समझते थे कि मैं उनके लिए ख़तरा हूँ और वो समझते थे कि अगर थोड़ा आप चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। जी हाँ, बन जाऊंगा, इसलिए उन्होंने मतलब उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाए और चीज़ें फिर ख़राब हुई। फिर तो पूरा लोगों को पता है स्टोरी, लेकिन हमने फेस किया, हम कहीं गए नहीं, इधर ही रहे, उनकी तरह हम मुल्क छोड़ के नहीं गए, पाकिस्तान में रहे और वहीं फेस किया। और अल्लाह की मेहरबानी से तमाम जो कोर्ट्स थी या जहाँ भी इदारे थे, सब से हमें क्लीन चिट मिली। 12-13 केसेस उन्होंने क्लियर हुए, आप सब जगह सब में क्लियर हुए, सब में क्लियर हो, माशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी। बड़ी बात है, अल्लाह का बड़ा शुक्र होता है, बड़ा करम होता है। दस्ते शफकत आपके ऊपर जो है मैं बहुत ही रिस्पेक्टेबल मेरे लिए, बल्कि मेरे लिए इज़ रिस्पेक्टेबल फॉर एवरीबडी, जनाब मोहतरम पीर पकारा साहब। जी हाँ, जी हमारे आपकी पार्टी के सरबराह हैं, वैसे भी हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं बड़े, और मैं समझता हूँ रूहानियत और दूसरी बात है कि उनके जो एक्सपीरियंस और जिस तरह की वो फोरकास्ट करते हैं, जो वो बात करते हैं, बड़ी ही उम्दा बात होती है, जो आखिरकार वो बात वाक़ा पज़ीर होती है, साबित होती है कि उन्होंने ठीक कहा था। पीर साहब की शख्सियत ऐसी है पाकिस्तान में जिसको हम एक लेजेंड कह सकते हैं, बेशक, जिसके लाखों मुरीद हैं, पाकिस्तान में भी हैं और इंडिया साइड पे भी हैं, बहुत जहाँ हुर हैं। देखिए हुरों का जो मर्तबा है ये आपको तो मालूम ही है, इस बात से सारी दुनिया। उनके वालिद ने अंग्रेज़ों के साथ जंग लड़ी। दूसरी बात ये कि हमारे पीर साहब पगड़ा जो हैं अभी मौजूदा, उनको ये भी एजाज़ है कि वो पाकिस्तान के दिफा के लिए उनके हुर पाकिस्तानी फ़ौज के साथ शाना बाशाना लड़ते हैं। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। मैं तो दुआ गो रहता हूँ हमेशा, अल्लाह ताला पीर पगारा साहब को सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, उनकी कायदाना सलाहियतों से पाकिस्तान फ़ायदा उठाए हमेशा, और अल्लाह ताला उनके जो बसीरत है सियासत की वो आप लोगों में मुंतकिल रहे और आप उनकी उस रोशनी में चलते रहें आगे लेकर के। इम्तियाज़ भाई, सियासतदान ज़्यादा शादियाँ क्यों करते हैं, क्या वजह है? मैंने नहीं की। नहीं, आपने नहीं की है, ऐसे सवाल कर रहा हूँ, यू आर पॉलिटिशियन।
ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर पॉलिटिशियन कई शादियां करे या 2 शादियां करे। ये तो अब सोसाइटी में अब बहुत से लोग हैं जो 2 शादियां करके मुख्तलिफ पता नहीं क्या लोगों में शौक हो गया 2 शादी का। वैसे है बड़ा मुश्किल काम। ये वैसे बड़ा मुश्किल काम है, एक जिंदा औरत के साथ पूरी जिंदगी गुजार देना। 2-2 बहुत बड़ी जहाद वाला काम है ये। और 2 तो बिल्कुल ही यानी कि अजीब व गरीब काम है। ऐसा कोई ये लाजमी नहीं है पॉलिटिशियंस के लिए, लेकिन अक्सर पॉलिटिशियंस की हैं। वो शायद इसलिए कि पॉलिटिशियंस हमारे मोस्टली जो हैं वो रूरल एरिया के हैं, तो वहाँ मतलब और तरीके का चलता है पर्दा और इस तरह की चीज़ें। फिर जब शहरों में आते हैं असेंबलियों में इलेक्ट होके, तो यहाँ शायद फिर कोई शहर यहाँ कर लेते, शहर में आके शहर में कर लेते, शायद ये रीज़न। अपने गाँव में नहीं करते। गांव में तो एक होती है ना जी, एक होती है गांव में, उसको तो बोलते तुम गांव के लिए हो ये। लेकिन अभी आजकल ये ट्रेंड चेंज हो गया है। लेकिन बहरहाल ये पहले ज़माने में किसी हद तक सही था। जब आते थे यहाँ एक्सपोजर मिलता था, असेंबलियों में लोगों से मिलते थे तो बस फिर दूसरी शादी भी कर लेते थे। लेकिन अब तो जिसका कारखाना है वो भी 2 शादी कर लेता है। क्रिकेटर भी 2 शादियां कर लेते हैं। क्रिकेटर तो अल्लाह ताला मौका दे तो अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्कों में कर लेते हैं जाके। मैं अक्सर सोचता हूँ शोएब मलिक का कि यार इसका दिमाग खेल में तो था ही नहीं कई सालों से। इसका सारा दिमाग तो हैदराबाद दक्कन में रखा हुआ था। दोनों तरह से इसका दिमाग वहीं था। सरकार के जो सरकारी काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स और ये जितने भी लोग होते हैं, इनके बिजली के बिल, घर के बिल और इनके मुलाजमीन, इनका बिजली, इनका गैस, इनके ड्राइवर, इनका पेट्रोल, इवन देन सब गवर्नमेंट वो करती है। तो कैसे इन लोगों को इन सारी महंगी चीज़ों का एहसास हो सकता है? क्योंकि खुद तो कोई परचेस कर नहीं रहा है, सरकार पेमेंट कर रही है। और अगर सरकार कर रही है तो आपको कैसे पता चलेगा कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया? मुझे पता चलेगा क्योंकि मैंने डलवाना है। देखिए जी, उसका तरीकाकार क्या है? वजीर आजम साहब को ये कैसे पता लगेगा? मैं आपको बताता हूँ उसका, क्योंकि ये तो एक तो मीडिया हमारी हर चीज़ का पता है, लेकिन दूसरी बात ये जो एक्चुअल ग्राउंड पे रियलिटी है इस तरह नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है, मतलब नज़रिया ये है कि एक आदमी वज़ीर बनता है या सरकार का सेक्रेटरी बनता है जिसको ये मराहत होती हैं, तो वो उस पर ज़िम्मेदारी होती है कि लोगों के मसले हल करेगा, लोगों की चीज़ें करेगा, टूर करेगा, लोगों से मिलेगा, उसका आना जाना उसका खर्चा कैसे होगा, वो मतलब अपनी जेब से। तो उसी की बुनियाद पर सरकार ने या जिसने भी ये कानून बनाया, जब से बना है कानून, तो उन लोगों ने ये चीज़ें रखी कि ये चीज़ें इस आदमी को अगर नहीं होंगी तो अपने जेब से तो नहीं जा सकता कि कभी जैकाबाद, कभी लाड़काना, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद मीटिंग्स होती हैं, लोग आते हैं, लोगों के पास जाना पड़ता है खुली कचहरियों में। सर ये बताइए कि शिकार का शौक है आपको भी? मुझे शौक नहीं है, मैं ऐसे कभी कभार जाता हूँ दोस्तों के साथ। अच्छा, दोस्तों के साथ चले देखने के लिए? कंपनी एज ए कंपनी जाते हैं, राइट है सर। एज ए कंपनी ड्रामे प्रोग्राम, फिल्म वगैरह का जब जाते हैं तो एज ए कंपनी जाते हैं या खुद दिल करता है आपका? बहुत अच्छे से सिनेमा वगैरह में तो गए नहीं। हाँ, वो तो अब डर के मारे कोई भी नहीं जाता वहाँ। जाते हैं लोग, फैमिली के लोग जाते हैं हमारे, अक्सर कहते हैं चलें साथ, लेकिन वो टाइम नहीं होता। या फिर आखिरी फिल्म कौन सी देखी सर आपने? ईमानदारी से बताइएगा। हमारे प्रोग्राम में मैंने आपसे असल में शुरू में हलफ लेना भूल गया। हम झूठ नहीं बोल लेते थे कि भाई बात सच करनी है। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में तो सिनेमा में बहुत अरसे से नहीं देखी मैंने। दुबई वगैरह, लंदन वगैरह जब जाते हैं बाहर तो वहाँ फिर चले जाते हैं सिनेमाज में देख लेते हैं, या दुबई वगैरह में जब चले। आखिरी फिल्म कौन सी देखी? शाहरुख खान की थी कोई, माय नेम इज खान। नहीं, वो तो अभी है ना, कोई काफ़ी अर्सा पहले, 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले आई थी उसकी। इन लड़कियों को पता हो कौन सी है शाहरुख खान की? ओम शांति ओम। हाँ, ओम शांति। ओ, आपने देखी? जी हाँ। कैसी लगी आप? अच्छी फिल्म थी। वो नई लड़की जो उसमें आई सर? कौन सी वाली? जो उसमें एक नई लड़की आई है, मल्टी टैलेंटेड लड़की है, बहुत मल्टी टैलेंटेड लड़की है। क्या नाम है उसका? दीपिका। अच्छी लड़की है जी, अच्छी एक्टिंग करती है, गुड एक्टर। तो ये हमारी लड़कियों में आपको क्या वैरायटी है? आप क्या समझते हैं? लिमिटेड वैरायटी है हमारे यहाँ, लिमिटेड वैरायटी है सर। आप थोड़े से उस वैरायटी पे रोशनी डालेंगे प्लीज। कल्चरल साइड पे आप वजीर थे जी, पिछली हुकूमत में पॉलिसियां आपने बनाई पता आपको है। अच्छा, आपको वो तो पिछले साल 2 साल पहले की बात है सर। उसके बाद कोई नहीं आई इधर। 3, अरे बहुत आई है नहीं। मुझे मेरे नोटिस में नहीं, आपके नोटिस में कोई लाया नहीं होगा जानबूझ कर। सर आप सिविल इंजीनियर हैं,
क्या समझते हैं किसी इमारत को खड़े होने के लिए उसकी बेस बड़ी मजबूत होनी चाहिए? बुनियाद बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। होनी चाहिए। जितनी हमने उसकी स्टोरीज बनानी है उसके हिसाब से फाउंडेशन को उतना ह्यूज होना चाहिए, जी हाँ, huge और उतना strong स्ट्रॉन्ग, होना चाहिए। उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये पाकिस्तान की बुनियादों को स्ट्रॉन्ग किए बगैर हम मल्टी स्टोरीज कैसे बना सकते हैं, और कैसे हम इतने प्लान बना रहे हैं जबकि हमारे पास भी बेस मजबूत नहीं है? आप मुझे ये बताइए। पाकिस्तान एज ए सिविल इंजीनियर बताइए। देखिए जी, पाकिस्तान जब से बना है और चीज़ें क्राइसिस यहाँ बहुत आते रहे हैं, लीडरशिप का क्राइसिस है, बाकी चीज़ें हैं, जंगें हुई उसके हवाले से अभी तक हम वो एक कौमी सोच, यकजहती वाली सोच पैदा नहीं कर पाए। और अभी तक सिंधी, पठान, मुहाजिर, बलोच, मतलब सराइकी, हज़ारा, इन चीज़ों में पड़े हुए हैं। जिस दिन हमने पाकिस्तानी की सोच रख ली ना, समझे बुनियाद मजबूत हो गई हमारी। और बहुत उम्दा बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हमारी सोच जो है ना वो अभी तक बटी हुई है, मुख्तलिफ कौमियाती सोच है हमारी। जिस दिन एक कौम की सोच हो जाएगी, हमें तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। और एक कौम के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम और अपने जो है ख्यालात एक दूसरे के लिए दिल में जगाएं, और रास्ते और अपने अपने दिमागों को बड़ा करें, कुशादा करें, यही इन्होंने कहा। और इसके साथ ही मैंने देखा कि मेरे कान में आवाज़ आई कि तुम भी अपना दिल बड़ा करो, कुछ ऐसा कुछ करो कि चैनल में कुछ आए। और कैसे आएगा आपको मालूम ही है, वो क्या चीज़ है जिससे हमें पैसे आते हैं? जोर से बताइए क्या है? तो लेते हैं एक ब्रेक और आते हैं वापस और करते हैं इम्तियाज शेख साहब से दोबारा गुफ्तगू।